NIOS बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 2 टॉपिक प्रोटिस्टा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोटिस्टा के बारे में। मोनेरा जो है, जो किंगडम मोनेरा है, वो उसको हम पिछली क्लास में ऑलरेडी काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं काफ़ी डिटेल में। ठीक है, अब जो लास्ट वीडियो रहेगी वो फंगी के ऊपर रहेगी। फंजाई बोल लीजिए या फंगी बोल लीजिए, जो भी आपको बोलना है, बट हाँ स्पेलिंग सेम ही रहेगी। ठीक है, तो आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रोटिस्टा के बारे में। एवरीथिंग वी विल बी लर्निंग अबाउट प्रोटिस्टा। ठीक है, तो ये पार्ट 2 रहने वाला है, पार्ट 3 अभी आएगा। ठीक है, पार्ट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को। मगर अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। ये कंप्लीट वीडियो सीरीज़ रहने वाली है NIOS बायोलॉजी क्लास 12 की। ठीक है, देखिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। मगर एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप MBBS की तैयारी करते हैं NIOS कंप्लीट करने के बाद, तो आपको जो CBSE की बुक्स हैं वो भी पढ़नी चाहिए एक बार। ठीक है, और देखिए 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाइए जल्दी से जल्दी। ठीक है, आपका कंट्रीब्यूशन और पार्टिसिपेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए चालू करते हैं वीडियो को। स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में। मैं हूं आपका दोस्त अरुण। अब हमें NCERT में, मैं NCERT क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, तो आपके पास तो ये बुक है 12th क्लास की बायोलॉजी की। आप तो इसे पढ़ेंगे कि सर हमारे पास ये है कि हम तो इसी से पढ़ कर दे देंगे, बट नहीं। उसमें थोड़ी सी जो द क्रिएशन ऑफ द टॉपिक्स है ना, लाइक जिस तरीके से वो क्रिएट करे गए हैं, जिस तरीके से वो लिखे गए हैं, लाइक वो अलग ही लेवल की है। ठीक है, तो वो भी आपको एक बार पढ़नी चाहिए, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, अगर आप दोनों को एकदम अमलगमेट कर लेंगे और दोनों को मिक्स कर पढ़ेंगे तो और भी बेटर रहेगा। बट हाँ, अगर आप जैसे कि ये बायोलॉजी क्लासेस पूरी चल रही हैं तो यहाँ पर पूरी कंप्लीट बायोलॉजी होगी ना NIOS की, मगर आपको एक बार CBSE की जो क्लास 12 की जो बायोलॉजी की बुक है और 11th की, वो भी आपको पढ़नी चाहिए, सो दैट कि जो आपको नॉलेज है ना आपकी थोड़ी सी एनहेंस हो सके। उसमें थोड़ी सी जो बायोलॉजिकल टर्म्स है ना बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली यूज़ करी गई हैं। ठीक है, वहाँ से आप ज़्यादा अच्छे तरीके से जान पाएंगे, क्योंकि जो पेपर होता है उसमें भी इसी तरीके की टर्म आती हैं, बट यहाँ पर वो सारी टर्म्स ज़्यादा जो है मतलब एक्सटेंसिव स्केल पर नहीं यूज़ करी गई हैं, मगर हाँ नॉर्मली यूज़ करी गई हैं। ठीक है, बट हाँ यहाँ पर आपको इजीली समझ में आ जाता है। तो चलिए चालू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोटिस्टा, या हम कह सकते हैं प्रोटोसिटिस्टा। ठीक है, सिंपली आप याद रखिए कि प्रोटिस्टा। ठीक है, अब देखिए लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, यानी लास्ट चैप्टर की बात कर रहा हूँ मैं। लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में बात करी थी। अब प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। बट यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता। ठीक है, मगर यहाँ पर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के द्वारा उसे एनक्लोज करा जाता है, और जिसमें अदर ऑर्गेनल सेल मेम्ब्रेन के अंदर अदर ऑर्गेनल्स भी पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में। बट यहाँ पर साइटोप्लाज्म में खाली हमने एक न्यूक्लियोइड देखा था प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में मोनेरा आता है जो कि एक ओनली बैक्टीरियल किंगडम है, जिसमें बैक्टीरियाज आते हैं। ठीक है, मगर यहाँ पर प्रोटिस्टा में क्या है? प्रोटिस्टा एक यूनिसेलुलर किंगडम है, यानी इसमें भी सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, बट यहाँ पर एक डिफाइंड यानी एक वेल जो न्यूक्लियस की जो स्ट्रक्चर है ना वो पाई जाती है, जिसमें अदर जो न्यूक्लियस के अलावा भी अदर ऑर्गेनल्स भी पाए जाते हैं, जो कि सेल को पूरी की पूरी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, सो दैट कि सेल जो है सस्टेन कर सके। हाँ, तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था शायद, हाँ, कि सेल की जो लाइफ साइकिल है वो कितने दिन की होती है? 120 डेज। ठीक है, इतनी सेल की लाइफ साइकिल होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो प्रोटिस्टा में हम काफ़ी सारी चीज़ें आज पढ़ने वाले हैं, लाइक प्रोटिस्टा क्या है, क्यों है, क्या तरीके का है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो, और काफ़ी मदद भी मिलेगी, सो दैट कि आप अपने आंसर्स को अच्छे तरीके से मोल्ड कर सकें, अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकें आपकी एग्ज़ाम सेंटर में और एग्ज़ाम कॉपी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रोटिस्टा की बात करी जाए तो ये एक यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। अब यूकैरियोट क्या है ये मुझे आपको बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अभी बता दिया है। अगर नहीं फिर भी आपको समझ में ना, तो या तो वीडियो रिपीट कीजिए या फिर आप चैप्टर 1 जरूर देखिए, जिसमें मैंने आपको यूकैरियोट और प्रोकैरियोट्स दोनों अलग अलग तरीके से डिफ्रेंशिएट कर भी बताए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यूकैरियोट्स, इसमें प्रोटिस्टा में यूकैरियोट यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमें पाई जाती हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ इसमें आते हैं, डायटम्स इसमें आते हैं, और यूनिसेलुलर एल्गी इसमें आती हैं प्रोटिस्टा में। ठीक है, प्रोटिस्टा एक किंगडम है और ये सारे फाइलम हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था फाइलम क्या होता है।
ठीक है, फाइलम, जीनस, स्पीसीज, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो एक बार आप जाकर जरूर पढ़िए वहाँ से चैप्टर 1 से। ठीक है, तो ये सारे फाइलम हैं। अब फाइला प्रोटोजोआ में काफ़ी सारे प्रोटोजोआ आते हैं, फाइला डायटम्स में काफ़ी सारे डायटम्स आते हैं, लाइक वैरायटीज़ होती हैं, सिंगल स्पीसीज नहीं है ये, इसमें काफ़ी सारी स्पीसीज पाई जाती हैं, यूनिसेलुलर स्पीसीज। ठीक है, ऐसे ही यूनिसेलुलर एल्गी में भी काफ़ी सारी आती है, क्लोरोफाइटा एक यूनिसेलुलर एल्गी है। ठीक है, वो पाई जाती है। ठीक है, और क्लेमाइडोमोनास है। ठीक है, ये सारी जो यूनिसेलुलर एल्गी, काफ़ी सारी चीज़ें, डायटम्स भी काफ़ी प्रकार के होते हैं। ठीक है, इनकी जो स्पीसीज है काफ़ी सारी हैं। ठीक है, अभी पढ़ेंगे हम आगे चलकर। अब देखिए यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं प्रोटिस्टा में। ठीक है, देखिए या तो आप इसको प्रोटिस्टा कह लीजिए या फिर प्रोटोसिटिस्टा कह लीजिए, बात एक ही पड़ेगी। अगर आप प्रोटिस्टा भी लिखेंगे PROTISTA प्रोटिस्टा ये भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर गोल्गी बॉडीज़ भी पाई जाती हैं और रेटिकुलम भी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाया जाता है। ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए। और अदर ऑर्गेनल्स जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, और क्रोमोसोम एनक्लोज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें दे रखा है। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट जो है ना एल्गी में ज़्यादातर पाए जाते हैं, प्रोटिस्टा में। तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस करना, प्रकाश संश्लेषण, जिसके द्वारा पौधे जो है अपनी खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी का। ठीक है, ये एक रेस्पिरेटरी ऑर्गेनल्स भी है, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी यानी मतलब ये है कि एनर्जी स्टोर भी करता है और एनर्जी देता भी है। ठीक है, समझ में आपको बात? चलिए, अब प्रोटिस्टा या तो फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, ठीक है, यानी अपना खाना खुद बनाने वाले, या फिर पैरासाइटिक हो सकते हैं, दूसरे जो डेड मटेरियल्स होते हैं या ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उस पर फीड करने वाले, या फिर वो सैप्रोफाइटिक हो सकते हैं, दूसरों पर डिपेंड रहने वाले। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, यानी पिछले चैप्टर की बात कर रहा हूँ मैं। अब लोकोमोशन के लिए यानी इनको मूवमेंट के लिए किंगडम प्रोटिस्टा में जितने भी सेल्स आते हैं, यूकैरियोट्स आते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, सारे के सारे के पास या तो लोकोमोशन के लिए सीलिया होगा या फिर फ्लैजेला होगा। अब ये सीलिया या फ्लैजेला क्या होता है? फ्लैजेला को हमने देखा था बैक्टीरियल सेल में, एक लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन से बनी हुई, और वो उसको मूवमेंट में कहीं ना कहीं हेल्प करती है। अब मोनेरा किंगडम में हमने देखा था एक तरीके से पिली देखा था ना, तो पिली जो है वो रैंडमली लाइक बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करती है, मगर फ्लैजेलेट जो होते हैं वो परपेंडिकुलर, नॉट परपेंडिकुलर, मैं हमेशा परपेंडिकुलर बोलता हूँ। देखो माइंड मत करना, क्योंकि दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं, तो वो परपेंडिकुलर नहीं होती, ना ही वो पेंडुलम लाइक होती है, वो होती है प्रोपेलर लाइक मूवमेंट। ठीक है, तो हमने देखा था पिछली क्लास में, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो इसमें जो किंगडम प्रोटिस्टा में जो प्रोटिस्टा होते हैं, यूनिसेलुलर जो यूकैरियोट्स होते हैं, ये कहीं ना कहीं जो फ्लैजेला से कहीं ना कहीं अलग होते हैं थोड़े से। ठीक है, सॉरी, सीलिया से अलग होते हैं, क्योंकि सीलिया में हमने देखा था बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होती है। पिलीज भी एक तरीके से फ्लैजेला ही होते थे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मूवमेंट करते हैं बैक्टीरिया को एक स्थान से दूसरी जगह पर ले जाने में। ठीक है, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर फ्लैजेलिन होते हैं। हमने देखा था जो यूनिसेलुलर, पिछली बार हमने फ्लैजेलम देखा था उनमें। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये बैक्टीरिया यानी जो सॉरी नॉट बैक्टीरिया हमेशा मुंह से निकल रहा है। ठीक है, प्रोटिस्टा जो होते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, इनमें सेक्सुअली और असेक्सुअली दोनों तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, और वे एज काफ़ी जो प्रोटिस्टा होते हैं वो ह्यूमंस के लिए काफ़ी अच्छे भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम अभी देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं आगे क्लास में। यहाँ पर बात करी जाए किंगडम प्रोटिस्टा की, तो मैंने आपको बताया था कि फाइलम में डिवाइडेड है, फाइलम प्रोटोजोआ, फाइलम बैसिलैरियोफाइटा और फाइलम क्लोरोफाइटा। ठीक है, अब ये तो है एल्गी के। ठीक है, एल्गी में डायटम्स आ जाते हैं और क्लोरेला आते हैं। ठीक है, मगर वहीं पर जब हम प्रोटोजोआ की बात करते हैं, फाइलम प्रोटोजोआ, तो इसमें आते हैं राइजोपोडा, जिसका एग्जाम्पल है अमीबा। ठीक है, ये इसमें फ्लैजेलेट भी आते हैं, जिसका एग्जाम्पल है यूगलिना। ठीक है, और सीलियाटा, जिसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। ठीक है, और स्पोरोजोआ में आते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम विविसी, और विविसी नहीं, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम और प्लाज्मोडियम मलेरिया। तो ये सारे के सारे हमने देखे थे, हम देखेंगे सर इसमें आते हैं ये। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो ना आपको याद रखनी है, ये थोड़े से एक्स्ट्रा हो जाते हैं, मगर जितना आपके एग्जाम बुक में दिया हुआ है ना उतना ही आपको याद रखना है, उतना ही आपको पढ़ना है। ठीक है, यू डू नॉट हैव टू जस्ट एक्सपैंड एनीथिंग। ठीक है,
आउट ऑफ द सिलेबस कुछ नहीं आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। चलते हैं आगे। अब किंगडम प्रोटिस्टा में हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब ये तो आपको समझ में आ गया ना, किंगडम प्रोटिस्टा में फाइलम प्रोटोजो आते हैं और फाइलम बैसिलियोफाइटा आते हैं और फाइलम और क्लोरोफाइटा आते हैं। ये एल्गी के हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख रहा है प्रोटिस्टन एल्गी, ठीक है, और ये फाइलम प्रोटोजोआ, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो अमीबा किस में आता है, प्रोटोजोआ में आता है, ठीक है, प्रोटोजोआ में। मगर यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम, इनकी जो न्यूट्रिशन टाइप है ये किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। लाइक पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। लाइक मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये स्पैरोफाइट भी हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं, हेट्रोट्रॉफ भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब ये सैप्रोट्रॉफ जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो सब हम पिछली जो क्लास थी फर्स्ट चैप्टर तो उसमें हम पढ़ चुके हैं। ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफ क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हम पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और पैरासाइट्स क्या होते हैं। तो अमीबा जो है हमें कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, मड में हमें मिल सकता है, ये फ्रेश वाटर पॉन्ड्स में, डिचेस यानी जो गहरी गहरी नालियाँ होती हैं वहाँ पर हमें देखने के लिए मिल सकता है, जहाँ पर सूखी पत्तियाँ कहीं ना कहीं सड़ रही होती हैं, ठीक है। अब इसमें सूडोपोडिया होता है। सूडोपोडिया का मतलब क्या है, सूडोपोडिया कहीं ना कहीं इसको मूवमेंट में या फिर इसके डिवाइड में यानी रिप्रोडक्शन में काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। सूडोपोडिया जो बना हुआ होता है एक तरीके का फूड वॉक्यूल होता है, ठीक है, जहाँ से ये दूसरे जो अपने लिए खाना जो बटर होता है, लाइक इस तरीके का खाना होता है, तो सूडोपोडिया जो है ना यहाँ पर जाता है, इसको अपने अंदर लेता है, धीरे धीरे अंदर कर फिर इसे पूरे का पूरा अंदर ले लेता है, ठीक है। खाना जो है अगर अमीबा खाएगा यानी अपना खाना रिसीव करेगा फूड, तो वो सूडोपोडिया के अनुसार ही सूडोपोडिया के द्वारा ही करेगा, ठीक है। अब इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वक्यूल भी पाए जाते हैं, सो दैट कि इनका जो रेगुलेशन हो सके ना, क्योंकि ये कहाँ पर पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, तो वहाँ पर ऑस्मो रेगुलेशन होता है, ठीक है। तो उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वक्यूल भी पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फ्यूजन के अनुसार होता है। वो किस तरीके का होता है देख लेते हैं। इस तरीके का बाइनरी फ्यूजन होता है, आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। इस तरीके का डिवीज़न जो हम पिछली बार भी पढ़ चुके थे, ठीक है। अब ये अमीबा की स्ट्रक्चर है, ठीक है। सूडोपोडिया ये वाले स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पर फूड वक्यूल पाए जाते हैं, ठीक है, और न्यूक्लियस यहाँ पर पाया जाता है, मेम्ब्रेन, आउटरमोस्ट, एंडोप्लाज्मा और एक्टोप्लाज्मा भी यहाँ पर पाया जाता है। एंडोप्लाज्मा जो है वो अंदर की लेयर होती है थोड़ी सी थिक यानी गाढ़ी गाढ़ी सी, ठीक है, मगर एक्टोप्लाज्मा थोड़ी सी जो है वो मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती है, ये वाली लेयर, ठीक है, मगर ये होती साइटोप्लाज्मा की ही है, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्टाइल वक्यूल पाए जाते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये अमीबा, ये पैरामीशियम, यहाँ पर यूग्लिना, तो इन तीनों में ही कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब इनका काम क्या है कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल्स का, तो सिंपली इनका जो काम होता है कहीं ना कहीं एक तरीके से जो प्रेशर होता है ना उसको एक जैसा बनाने का ये काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर फ्लूइड पाया जाता है। अगर इनके अंदर प्रेशर एक समान नहीं रहेगा, लाइक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा हर जगह पर, तो कहीं ना कहीं ये ब्लास्ट हो सकते हैं और इनकी डेथ हो सकती है, ठीक है। सिंपल इतना बात ध्यान रखिए आप, ठीक है। तो ये तीन स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं ईजिली, पैरामीशियम, यूग्लिना और अमीबा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा सा। अब यहाँ पर बात करते हैं हम एंटामोइबा। एंटामोइबा एक तरीके का अमीबा ही है, मगर ये पैरासाइटिक है। ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक डिजीज़ कॉज करता है जिसे बोलते हैं अमीबॉइक डाइसेंट्री। डाइसेंट्री ह्यूमन में होती है ये, ठीक है, काफ़ी खतरनाक बीमारी है। अगर ये हो जाती है ना उसके बाद तो बस मानकर चलो कि इंसान की तबीयत ख़राब, जैसे ये एंटामोइबा एंटर करता है ना, उसी तरीके से जब से ये मतलब डिजीज़ चालू हो जाती है, ठीक है, जिसका नाम है अमीबॉइक डाइसेंट्री, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि होस्ट जो है ना इन्फेक्ट हो जाता है और एक तरीके की सिस्ट बन जाती है, नली टाइप बन जाती है और वो सूज जाती है। सूजने के बाद उसमें जो है ना फ्लड टाइप कुछ भर जाता है, पस टाइप बोल सकते हैं, ठीक है। कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू ये सारी चीज़ें एंटामोइबा जो है एंटर करता है और उसके बाद ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब ये सीस्ट होने के बाद जब सीस्ट ब्रस्ट होती है तो इसमें ये जो है ना एंटामोइबा को रिलीज़ कर देती है इंटेस्टाइन में। जब इंटेस्टाइन में जाता है तो ये कहीं ना कहीं एक एब्सेस क्रिएट कर देता है, एक सूजन सी क्रिएट कर देता है, ठीक है। अब उससे क्या होता है, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है और बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं
कहते हैं ना वो इंजरी टाइप ओपन इंजरी टाइप ये हो जाती है, जिससे क्या होता है कि हमारे पेट में जो है ना, पेट के नीचे दर्द होता है और हमारे कहीं ना कहीं उल्टी का मन होता है। और फिर उससे क्या होता है कि जब स्टूल करते हैं, लाइक जब हम शौचालय जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, तो उस समय पर हमारे जो स्टूल के साथ साथ हमें म्यूकस और ब्लड भी देखने के लिए मिल सकता है। तो काफ़ी सीवियर ये मतलब परेशानी हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एंटामोइबा की, ये एंटामोइबा हिस्टोलिका की ये कुछ स्ट्रक्चर है। एक्टोप्लाज्म पाया जाता है, न्यूक्लियस इसमें है, एंडोप्लाज्म इसमें है। ठीक है, इंजेस्टेड रेड ब्लड सेल इसमें पाई जाती हैं, एंडोप्लाज्म इसमें पाया जाता है, इंजेस्टेड बैक्टीरिया भी है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन और सीडोपोडिया ये सारी चीज़ अब मैंने आपको बताई दी हैं क्या क्या काम होता है इनका। अब देखिए यहाँ पर ये जो मैच्योर सिस्ट ये एंटर करती है कॉन्टामिनेटेड वाटर के द्वारा सीधे मुंह में, और जब ये नीचे जाती है पेट में तो ये लीवर को इन्फेक्ट करती है सबसे पहले। और ब्रेन पर जब लीवर इन्फेक्ट होगा तो सीधा सीधा जो करंट है, यानी जो बोलते हैं ना इम्पल्सन सिस्टम जो काम करता है, सूचना का आदान प्रदान, वो सीधा दिमाग को सूचित करता है कि भाई कुछ ना कुछ तो हो रहा है। फिर उसके बाद ये चीज़ें जो है ना आगे डिवाइड होने लग जाती हैं। आपको तो पता ही है ये क्या चीज़ है, ये है सूडोपोडिया जिससे कि ये डिवाइड होगा, फिर ये डिवाइड मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर इस तरीके से एक नया फॉर्म होगा, और नया फॉर्म होने के बाद ये एनस के द्वारा नीचे निकलेगा और ये ट्रोपोजोइड्स यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, समझ में आपको बात। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर प्लाज्मोडियम की। तो ये मलेरिया पैरासाइट है। ठीक है, काफ़ी नाम है इसके। ठीक है, अब यहाँ पर ये कहीं ना कहीं एक तरीके से मलेरिया कॉज करता है। अब ये किसके द्वारा, आपको पता है कि जो मलेरिया किसके द्वारा होता है, फीमेल मॉस्किटो, दैट इज़ द एनोफिल्स मॉस्किटो, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। मगर मेल एनोफिल्स नहीं करता, क्योंकि वो जो है ना प्लांट्स पर अपना खाना ढूंढता है। मगर वहीं पर अगर फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो की बात करें तो वो कहीं ना कहीं अपना खाना कहाँ पर ढूंढती है, ह्यूमन सेल्स में, और या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो सेल्स होते हैं ना वहाँ पर। क्यों, देख लेते हैं अब। ठीक है, अब ये जो सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही हो, जो असेक्सुअल फेज होता है ना वो ह्यूमन बॉडी में होता है, और जो सेक्सुअल फेज होता है वो फीमेल जो एनोफिल्स मॉस्किटो के अंदर होता है, रिप्रोडक्शन प्लाज्मोडियम मलेरिया का। ठीक है, पैरासाइट का। ठीक है, वो कैसे, अब देख लेते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेज आती है कि जो मच्छर होता है फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो, वो पहले तो ह्यूमन की बॉडी से थोड़ा सा रक्त को सक करता है। सक करने के बाद क्या होता है कि इस फीमेल जो मॉस्किटो होती है, इसके जो सलाइवा होता है उसमें स्पोरोजोइड्स होते हैं। वो स्पोरोजोइड जो है ना ह्यूमन की बॉडी में इंजेक्ट कर दिए जाते हैं वाइल सकिंग द ब्लड। ठीक है, वाइल सकिंग द ब्लड बाय फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। तो जब ये इंजेक्ट हो जाते हैं तो ये धीरे धीरे जो हमारी ब्लड की जो स्ट्रीम होती है ना उसमें ट्रैवल कर सीधे के सीधे लीवर पर हमला बोलते हैं। ठीक है, जब ये लीवर सेल पर हमला बोलते हैं तो लीवर सेल जो है ना इनसे लड़ते हैं काफ़ी ज़्यादा, फिर लड़ नहीं पाते तो लीवर सेल हो जाते हैं, फिर ये इन्फेक्टेड और फिर वो ब्रस्ट कर जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर मीरोजोइड्स है, यहाँ पर इनका उत्पादन होता है, मीरोजोइड्स होते हैं। मीरोजोइड्स के बाद फिर ये जो छोटे छोटे सेल्स हैं, फिर ये जो रेड ब्लड सेल होती हैं वो उस स्ट्रीम में प्रवेश करते हैं। जब ये रेड ब्लड सेल की जो स्ट्रीम है या फिर रेड ब्लड सेल में एंटर करते हैं तो ये रेड ब्लड को भी इन्फेक्ट करते हैं। फिर ये रेड ब्लड सेल जो होती हैं वो भी ब्लास्ट हो जाती हैं। फिर उसके बाद वो मतलब इन्फेक्ट हो जाते हैं। इन्फेक्ट होने के बाद फिर यहीं पर दो गैमेट फॉर्म होते हैं, दैट इज़ दी गैमेटोसाइट्स। यहाँ पर प्रोसेस चलती है। यहाँ पर मेल और फीमेल दो तरह के गैमेट फॉर्म होते हैं। ठीक है, ह्यूमन की बॉडी में ही। ठीक है, जब ये ह्यूमन की बॉडी में मेल और फीमेल गैमेट फॉर्म होते हैं तो जब दोबारा एनोफिल्स मॉस्किटो ह्यूमन की बॉडी में आती है और वो यहाँ पर आकर इसको सक कर दी, यानी यहाँ पर एक तरीके से असेक्सुअल हुआ, यहाँ पर डिवाइड हुआ। ठीक है, यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट्स को जनरेट होने में किसी दूसरे पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर ये जो स्पोरोजोइड्स एंटर करे गए थे फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो के द्वारा ह्यूमन बॉडी में, वो ही डिवाइड उन्होंने कहीं ना कहीं एक तरीके से पूरी की पूरी प्रोसेस चलाई और यहाँ पर गैमेटोसाइट्स भी हुआ और मीरोजोइड्स फॉर्म हुए। उसके बाद दो गैमेटोसाइट्स बने, दैट इज़ द मेल एंड फीमेल। अब ये जो मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स बॉडी में बने हैं ह्यूमन की में, अब इनको जो है ना फीमेल मॉस्किटो के द्वारा सक कर लिया जाता है। ठीक है, और उसी टाइम पर दूसरी सलाइवा है वो घेरी जाती है। तो यहाँ पर ये जो फीमेल गैमेटोसाइट्स हैं, फीमेल और मेल गैमेटोसाइट्स क्या करते हैं, ये जो है ना इस मॉस्किटो के अंदर एंटर कर जाते हैं। अब इसके अंदर ये गैमेटोसाइट जो है ना जाइगोट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन होता है, यानी सेक्सुअली सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर जाइगोट फॉर्मेशन होता है, दोबारा से फिर ये oocytes बनते हैं, फिर दोबारा से यहाँ पर स्पोरोजोइट्स बन जाते हैं। अब ये स्पोरोजोइट्स फीमेल मॉस्किटो के अंदर चले जाते हैं। अब ये दोबारा जब किसी ह्यूमन को काटेगी तो वहाँ पर ये स्पोरोजोइट्स रिलीज कर देगी। ठीक है, पूरा का पूरा ये साइकिल है, पूरा का पूरा ये साइकिल है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है, आपकी बुक में भी दे रखा है। ठीक है, वहाँ से आप इजीली इसे रीड आउट कर सकते हैं, शायद नहीं है वहाँ पर, नहीं दिया हुआ है। मैंने आपको समझा दिया यहाँ पर कि कैसे फीमेल मॉस्किटो काम करती है। ठीक है, मगर यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी आपको कि यहाँ पर मेल मॉस्किटो का कोई भी काम नहीं होता। ठीक है, आगे आपका आता है यूग्लिना। यूग्लिना की बात करें, एक फ्रेश वाटर फ्लैजेलेट है ये। ठीक है, यहाँ पर भी यूग्लिना में भी काफ़ी सारी वेराइटीज़ पाई जाती हैं। ठीक है, अब ये ज़्यादातर जो स्टैगनेंट वाटर होते हैं, रुका हुआ पानी जो होता है वहाँ पर पाए जाते हैं, और पूल्स, पॉन्ड्स और डिचेस कंटेनिंग डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जहाँ पर सड़ा हुआ पानी या सड़ा हुआ कोई भी मैटर वहाँ पर पड़ा हो, यानी गंदा आ रही हो, तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा फल फूलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो पिलिसिल होती है, ये एक तरीके की इलास्टिक बॉडी होती है जिसकी वजह से, मतलब पूरा का पूरा जो यूग्लिना होता है ना, वो इसी से कवर अप हुआ होता है। ठीक है, कवरिंग करा हुआ होता है, प्रोटीन के बनी होती है, और ये इलास्टिक होती है ताकि ये इजीली कहीं पर भी मूवमेंट कर सकें। ठीक है, अब इनका एक माउथ भी होता है जहाँ से ये खाना वगैरह रिसीव करते हैं। ठीक है, स्टिग्मा और आई स्पॉट भी होता है जहाँ पर यहाँ पर पिगमेंट पाए जाते हैं। अब ये जो पिगमेंट होते हैं काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि यही डिटेक्ट करते हैं कि कहाँ पर लाइट है। लाइट के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जहाँ पर लाइट होती है ये वहाँ पर फीड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल भी होते हैं। अब ये क्या होते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। ठीक है, फ्लैजेलम भी होते हैं ताकि प्रोपल्सन हो सके, मूवमेंट हो सके वाटर में एक जगह से दूसरी जगह। क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है ताकि जब ये स्टिग्मा और आई स्पॉट जब ये लाइट डिटेक्ट करें तो वहाँ पर जाकर जो क्लोरोप्लास्ट होगा वही तो खाना बनाए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो क्लोरोप्लास्ट में ही चलेगी ना। ठीक है, अब इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी रिप्रोडक्शन होता है, बाइनरी फिजन से। ठीक है, अब देख लेते हैं थोड़ा सा आगे। यहाँ पर ये देखिए, ये फ्लैजेलम इसको मूवमेंट में कहीं ना कहीं हेल्प करता है। ये यूग्लिना है। ठीक है, न्यूक्लियस ये रहा पूरा का पूरा न्यूक्लियस, जहाँ पर डीएनए यानी जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है वो यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट ये रहा जो कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाता है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है। कार्बोहाइड्रेट स्टोर यहाँ पर होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर है, ये रहा। ठीक है, और गोल्गी एपरेटस यहाँ पर है जो कहीं ना कहीं प्रोटीन वगैरह सिंथेसिस के काम आती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल यहाँ पर है। ठीक है, ताकि जो एक प्रेशर होता है, चाहे वो पानी में हो या फिर सॉइल में हो, वो अपने प्रेशर को एक समान रख सकें। ये हो गया हमारा फोटो रिसेप्टर, जहाँ पर कहीं ना कहीं खाना वगैरह रिसीव होता है। ठीक है, और ये होगा स्टिग्मा आई स्पॉट, जो कहीं ना कहीं लाइट के सेंसिटिव होते हैं। ये डिटेक्ट करते हैं कि कहाँ पर लाइट है, फिर ये इसकी मूवमेंट उसी लाइट की तरफ होती है, फिर वहाँ पर जाकर ये क्लोरोप्लास्ट काम में लग जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इनको एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो ऐसी ही चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक है, ये हो गया आपका किंगडम प्रोटिस्टा का यूग्लिना, एक फ्रेश वाटर फ्लैजेलेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर यूग्लिना रिप्रोडक्शन कैसे करता है? बाइनरी फिजन होता है इसमें, एक तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, दो बन जाते हैं यूग्लिना। ठीक है, अब ये कब होंगे? जब एनर्जी प्रोवाइड कराई जाएगी फोटोसिंथेसिस के समय। ठीक है, चलिए, क्योंकि बिगर एनर्जी के तो कोई भी डिवाइड नहीं हो सकता, कोई भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। अब डायटम्स क्या हैं? डायटम्स एल्गी हैं, एल्गी है, एक तरीके की एल्गी। ठीक है, अब ये कहाँ पर पाए जाते हैं? देखिए, डायटम्स में काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ पाई जाती हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अब ये जो ना क्या फॉर्म करते हैं? सिलिका फॉर्म करते हैं जब ये कॉलोनीज़ में बस जाते हैं। तो ये दोनों ही फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर दोनों में ही पाए जाते हैं, और मॉइस्ट सॉइल में भी पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज़ हैं, जो कि एक तरीके से जो है, जो अदर एक्वेटिक एनिमल्स हैं ना, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा, यानी जो छोटी छोटी फिशेस होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं इन्हें ही फीड करती हैं, इन्हीं को खाती हैं। इनको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स। ठीक है, क्योंकि अलग अलग स्पीसीज़ में पाए जाते हैं, यानी थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज़ हैं जिनको अदर एनिमल्स के द्वारा कंज्यूम करा जाता है। ये डायटम्स यूनिसेलुलर होते हैं, या फिर कॉलोनियल में बसते हैं, या फिर फिलामेंटस होते हैं, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में। ठीक है, अब काफ़ी सारी वेराइटीज़ होती हैं इनकी। अब यहाँ पर ईच जो डायटम्स होता है उनका एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और प्लास्टिड्स पाए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो ना सिलिका फॉर्म करते हैं, अगर ये कॉलोनी में बसते हैं, या बहुत सारे अगर डायटम्स एक साथ बस गए तो वो वहाँ पर वो सिलिकन सेग्रीगेट करते हैं, उनकी जो सैल्वल होती है वो सिलिका से बनी हुई होती है। ठीक है, और सिलिका को फिर क्या कहा जाता है? एक तरीके से लाइक कहते हैं ना, छानने के लिए रेत की तरह काम करा जाता है। और ये जो ना लाइक
कोई ऑयल वगैरह को फिल्टर करने के लिए या किसी और चीज़ के फिल्टरेशन में काम आते हैं ये काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, अब ये हो गया आपका ये डायटम्स। इनमें देखिए कितनी सारी प्रकार की प्रजातियाँ हैं। ठीक है, काफ़ी सारी प्रजातियाँ। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये एक साथ फॉर्म होते हैं ना, एक साथ, तब ये सिलिका का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब सिलिका जो है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी यानी ह्यूमंस के द्वारा भी उसको यूज़ करा जाता है। ठीक है, अदर प्रकार की एल्गीज भी हैं जो कहीं ना कहीं इस प्रोटिस्टा किंगडम में फॉल करती हैं, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा। ठीक है, अब ये जो क्लेमाइडोमोनास है ये भी कहीं ना कहीं मल्टी सेलुलर, सॉरी ये जो है यूनिसेलुलर है, और जो स्पाइरोगाइरा है ये मल्टी सेलुलर है। ठीक है, ये आपको ये बात ध्यान रखनी है कि प्रोटिस्टा किंगडम में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स के साथ साथ जो मल्टी सेलुलर एल्गी भी पाई जाती हैं, डायथेजी स्पाइरोगाइरा। ठीक है, स्पाइरोगाइरा, यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। मगर हाँ, यहाँ पर देखिए एक और चीज़ मैंने शायद आपको ये नहीं बताया था, ये नहीं, जस्ट अ सेकेंड, नहीं 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 नहीं, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा समय लग रहा है। हाँ, ये देखिए, ये क्लोरोफाइटा जो है ना, पहले इसको प्लांट किंगडम में रखा गया था, यानी प्लांटाई जो किंगडम होता है ना उसमें रखा गया था। मगर ये एक माइक्रोस्कोपिक जो है माइक्रोस्कोपिक एल्गी है। ठीक है, तो इसको जो है ना फिर प्रोटिस्टा किंगडम में प्लेस कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यूनिसेलुलर भी है ये, और यूनिसेलुलर जो यूकैरियोट्स हैं वो कहाँ पर रखे जाते हैं, प्रोटिस्टा में रखे जाते हैं। तो इसलिए पहले इसको किंगडम प्लांटाई में रखा गया था, अब इसको किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे। यहाँ पर थे हम, नहीं यहाँ पर नहीं थे, यहाँ पर थे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर दूसरी एल्गी की बात करी जाए तो एल्गी में क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर है, और जो स्पाइरोगाइरा है ये मल्टी सेलुलर है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। अब ये दोनों ही चीज़ें अपना खाना खुद बनाती हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने देखा होगा कभी कभी कि हम समुद्र में जाते हैं और वहाँ पर तरह तरह के ग्रीन कलर का हमें समुद्र देखने के लिए मिलता है। रेड कलर का क्यों देखने के लिए मिलता है? वो इसलिए क्योंकि अगर वहाँ पर ग्रीन कलर की एल्गी पाई जाए, यानी एक एल्गी में अगर ग्रीन पिगमेंट होंगे तो वो ग्रीन दिखेगी, अगर किसी में रेड पिगमेंट होंगे तो वो रेड दिखेगी। तो इसीलिए हर तरीके के पिगमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ब्लू पिगमेंट होते हैं तो यहाँ पर फाइकोसयानिन बोला जाता है इसको। ब्राउन पिगमेंट पाए जाते हैं, रेड पिगमेंट भी पाए जाते हैं, जैसे कि रेड सी में रेड पिगमेंट वाली एल्गी पाई जाती है जिसको बोला जाता है ट्रिचोडास्मियम यूरिथ्रस। ठीक है, तो ये चीज़ वहाँ पर पाई जाती है। अब ये जो पिगमेंट होते हैं यही कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक पर्टिकुलर एल्गी को कलर प्रदान करने में। ठीक है, अब इनकी एक स्ट्रक्चर सेल वॉल भी होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है, न्यूक्लियस भी होता है, साइटोप्लाज्मी और क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्लेमाइडोमोनास में न्यूक्लियस भी है, क्लोरोप्लास्ट भी है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है और एक कप लाइक शेप में। और पायरोनॉइड क्या होता है? इसका काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हेल्प करती है फोटोसिंथेसिस में और कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्सेशन में। अब ये है देखिए स्पाइरोगाइरा, इसमें मल्टी सेलुलर है ये। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस भी पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर सेल वॉल भी है, और यहाँ पर साइटोप्लाज्म भी है, और पायरोनॉइड भी है, और वैक्यूल भी है, ताकि ये एक तरीके से ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन रख सकें। ठीक है, आई स्पॉट भी है जहाँ से ये अपना खाना वगैरह रिसीव करते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी पाए जाते हैं, और यहाँ पर फ्लैजेलम भी है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता चलेगी। चलिए आगे बात करते हैं। अभी यहाँ पर जो एल्गी होती हैं उनको कुछ यूज़फुल मतलब चीज़ें भी हैं, उनको काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ भी करा, जैसे कि ये कहीं ना कहीं फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं, जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं वो कहीं ना कहीं फूड प्रोवाइड कराते हैं जो स्मॉल फिशेस होती हैं ना उनके लिए। ठीक है, काफ़ी सारे जो मरीन जो स्पीसीज़ हैं, मरीन एनिमल्स हैं या फिर मरीन लाइफ हैं, वो कहीं ना कहीं जो अपना खाना जो है फाइटोप्लैंक्टन को ही खाकर अपना पेट भरते हैं। ठीक है, अब ये जो है ना कहीं रिच होते हैं विटामिन ए और विटामिन ई में। ठीक है, जो एल्गी होती हैं। अब मैनी जो मैराइन फॉर्म्स हैं वो कहीं ना कहीं सोर्स होते हैं आयोडीन का, पोटेशियम का और अदर मिनरल्स का। ठीक है, एल्गी जो होती हैं। ठीक है, अब ये कहीं ना कहीं सॉइल की फर्टिलिटी को भी कहीं ना कहीं इंक्रीज़ करते हैं। किसके द्वारा? जब वो फिक्सेशन करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की। ठीक है, अब यहाँ पर ये नेचुरल फर्टिलाइज़र के तौर पर भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण काम करते हैं क्रॉप जब हम उगाते हैं।
ठीक है। अब एक ग्रुप ऑफ एल्गी है जैसे कि डायटम्स, जो कहीं ना कहीं सिलिका डिपॉजिट करती है अब जब अगर वो कॉलोनीज बनाकर रहते हैं तो। अब इसके भी सेवरल यूजेस हैं, जैसे कि फिल्ट्रेशन के काम में सिलिकॉन को यूज़ करा जाता है, सिलिका को, ठीक है। तो ये कुछ यूजेस हैं एल्गी के, यूज़फुल यूजेस, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी परेशानी आती है ना, इस चैप्टर में कुछ भी परेशानी आती है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। बट एक बार और बताना चाहूँगा दोबारा से कि जो सीबीएसई का जो मॉड्यूल है, यानी सीबीएसई का जो कंटेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ से, ठीक है। मतलब वो थोड़ा सा आसान वे में लिखा हुआ है और ज़्यादा, ठीक है। और वहाँ पर काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं। अब मैं आपको उतना ही पढ़ाता हूँ और थोड़ा सा चीज़ें और ऐड कर देता हूँ अपनी तरफ से, अगर आपको नहीं पता रहती है, ठीक है। मगर उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट दे रखा है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं वहीं पर लिमिट रहता हूँ जहाँ तक आपकी बुक में दिया हुआ होता है, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, या तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और वहाँ पर आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। यूट्यूब पर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। फेसबुक पर पेज बना दिया सो दैट कि यू ऑल कैन फॉलो इट। एंड अभी तो थोड़ा बहुत मंदा चल रहा है, बट हाँ एक समय आएगा जब सब चीज़ें सही से चलेंगी और ट्रैफिक भी अच्छा होगा, ठीक है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आ जाती है। तो अभी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में, एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।